नमस्कार साथियों, बिल्कुल नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सभी को। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए आता है दोस्तों, जल्दी से इसको एक बार शेयर जरूर करें। प्रश्न है पहला हमारा दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी आप आ जाएं करें, है ना। बिल्कुल। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? बताइए जल्दी से। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों श्रीलंका किसे भेजा था? तो दोस्तों श्रीलंका जिसे भेजा था, किसको भेजा था? तो ये महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। यानी कि ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून साथियों, गुड आफ्टरनून। प्रश्न है हमारा इसके बाद में अगला कि अशोक की सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है दोस्तों, है ना। अशोक का सबसे लंबा जो स्तंभ है, अभिलेख, ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे लंबा जो अभिलेख है या स्तंभ है, सबसे लंबा स्तंभ पूछा गया है ना, तो ये है दोस्तों आपका कौन सा? 7वां। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है ना। सभी को गुड आफ्टरनून, हेलो। तो अशोक की सबसे लंबा स्तंभ दोस्तों 7वां है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, पिकाजू, हर्षु, विकास, राधिका, नीलम, शिवम, इंदर, पिया, काजल, शिवेंद्र, शिवानी, तोमर, तन्नू, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा एक बार अगला कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक दोस्तों जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध की विजय और जो कुछ कमियां थी, जो क्षतियों का जो वर्णन है, वो अशोक के किस शिलालेख में दिया गया है? बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? तो ये भी आपको याद रखना है, ये 13वां है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलेगा हमें? तो ये 13वें शिलालेख में मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आता है दोस्तों अगला कि श्रीनगर की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो दोस्तों श्रीनगर की जो स्थापना है किनके द्वारा की गई थी, है ना। स्टैटिक जीके है बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन आते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आपको लगाना है आंसर। तो श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्रीनगर की जो स्थापना है ना दोस्तों, सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर है। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी, यह आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत बढ़िया काजल। अगला प्रश्न है हमारा इसके बाद में दोस्तों, क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, यह आपको बताना है। ठीक है, हाँ अभी तो ठीक है, फिलहाल थोड़ा थोड़ा है ना, इसलिए इसलिए आपका एक लेक्चर आ पा रहा है ना, तबीयत की वजह से ही। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को दोस्तों सबसे पहले जो पढ़ा था की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पढ़ा की यहाँ पे बात की है, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जो पढ़ा था दोस्तों, ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ऋषि, अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद में दोस्तों। हाँ बिल्कुल शेयर कर दीजिए साथियों। क्वेश्चन है हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस शासक की जानकारी देता है? बताइए जल्दी से, है ना। कल दिल्ली सल्तनत एक बार आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना, अकबर बीरबल वगैरह, है ना। चलिए साथ में ये भी, तो हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस शासक की जानकारी देता है? जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल ओके भैया, करेक्ट आंसर है आपका भी, ये आपका समुद्रगुप्त। तो हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है किस शासक की जानकारी देता है? तो ये देता है दोस्तों समुद्रगुप्त। अब इलाहाबाद यानी कि दोस्तों आप याद रख सकते हैं प्रयागराज। अब प्रयागराज में दोस्तों अपन जानते हैं गंगा यमुना नदी का संगम है, और साथ में जो विलुप्त हो चुकी नदी सरस्वती का। तो यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पे एक टाइप से समुद्र जैसा हमें दिखता है ना, पानी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से यह संबंधित है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है हमारा इसके बाद में दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, बताइएगा इसका आंसर कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, ये आपको यहाँ बताना है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, बताइए जल्दी से।
बिल्कुल सही कहा दोस्तों। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे वो कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे आपके बृहदत्त। मौर्य वंश की हमने बात करी, पहले भी हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बृहदत्त, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रिया, शिवेंद्र, पिंकी, शिवम, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की नींव किनके द्वारा डाली गई थी? बताइए। पिंकी ठाकुर, पिंटू खान, शिवेंद्र, मोहित सेन, इंदर सिंह, बताइए। शुंग वंश की नींव किनके द्वारा डाली गई थी? तो शुंग वंश की जो नींव डाली गई थी दोस्तों, ये डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की नींव किनके द्वारा डाली गई थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा दोस्तों शुंग वंश का स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, शुंग वंश के अंतिम महान शासक कौन थे? क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश के अंतिम महान शासक के बारे में पूछा गया है। अंतिम महान शासक, तो शुंग वंश के अंतिम महान शासक जो थे दोस्तों, ये कौन रहे हैं? तो ये रहे दोस्तों आपके देवभूति। शुंग वंश के अंतिम, है ना, अंतिम महान की बात की है दोस्तों। तो शुंग वंश के अंतिम महान शासक कौन थे? तो ये देवभूति थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इतिहास के प्रश्न अधिकतर ज़्यादा आएंगे आपके, अभी जो एक दो प्रैक्टिस सेट है इसमें, तो ये भी आपको जानकारी याद रखना है, क्योंकि इससे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, अगला है, अगला प्रश्न आता है हमारा, है ना, वो दूसरा है, वो अलग है ना। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए गए? पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए गए दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ करवाए गए, बताइए कितने करवाए गए? एक, दो, तीन या चार? तो दोस्तों ये कितने करवाए जा चुके हैं? ये दो करवाए जा चुके हैं। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए गए? तो दो करवाए गए हैं। बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हाँ, चलो कह देता हूँ मैं, प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर जल्दी से कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों सातवाहन वंश की हमने चर्चा की है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बताइए। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना है दोस्तों, ये किसने की थी? ये की थी दोस्तों सिमुक ने। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। तो सात सिमुक से आप इसको याद रख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सातवाहन वंश से संबंधित प्रश्न आते भी हैं दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना। अगला प्रश्न है भैया हमारा इसके बाद में, कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो जाता है, ये किसे जाता है? तो दोस्तों याद रखना, हिंदू यूनानियों को जाता है ना। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने स्टार्ट किए थे दोस्तों भारत में? तो ये हिंद यूनानियों को जाता है इनका श्रेय, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको गया? हिंदू यूनानियों को। ये ऑप्शन याद रखना दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि सोने के सिक्के चांदी के सिक्के में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि किसने पहले स्टार्ट किए, फिर किसने वापस किए, है ना, ये चीजें होती है ना। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाया? सब आ जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। चलिए बताइए, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ये आपका प्रश्न है यहाँ पे। तो शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए थे ना केशव, ये किनके द्वारा चलाए गए थे? तो मित्रों ये चलाए गए थे किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। शुद्ध की बात करी दोस्तों, शुद्ध, है ना, शुद्ध के लिए युद्ध, ये एक अभियान चला था मध्य प्रदेश सरकार का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है संजना। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। शिवेंद्र, प्रीति, जय डहरिया बड़े दिनों बाद दिखे, तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के ने किए, ये आपको याद रखना है। शुद्ध की बात करिए, है ना, और सबसे पहले आ जाए तो आपको लगा ही देना है इसके बाद में। फिर आता है हमारा, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस वंश ने जारी की? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस वंश ने जारी की दोस्तों? स्वर्ण मुद्रा सबसे ज्यादा किस वंश ने जारी की थी, यह आपका प्रश्न है। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो जारी किए थे दोस्तों, मुद्रा यानी कि सिक्के की हम बात करेंगे, ये किए थे दोस्तों गुप्त वंश ने। बहुत बढ़िया सोनम चौरासिया, वेरी गुड। तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा दोस्तों ये गुप्त वंश के द्वारा
चालू की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तनु अगला प्रश्न है आपके लिए, बताइएगा शीशे के सिक्के किनके द्वारा चलवाए गए थे। सारे सिक्के क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत करो, इसको नोट कर लेना अगर नहीं याद है तो। ठीक है मोहित, शीशे का सिक्का किनके द्वारा चलवाया गया था। तो शीशे के जो सिक्के चलवाए गए थे ना दोस्तों, ये चलवाए थे सातवाहन वंश, है ना। सात से सिमुक और सात से सीसा, आपको याद रख लेना है। तो सीसा के सिक्के किनके द्वारा चलवाए गए थे केशव, ये चलाए गए थे सातवाहन वंश के द्वारा। ठीक है रानू गोपाल, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजल, बताइएगा भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। भारत में रुपए का सिक्के की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, बताइए जल्दी से। जो मुगल वंश में तहलका मचा दिया था उसने आके। तो भारत में तो रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। तो ये ढाला गया था दोस्तों शेर शाह सूरी के द्वारा। तो भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था, शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ठीक है पीयूष, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, सासाराम बिहार, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न आता है भैया, बताइएगा अभिषेक इसका आंसर, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। बताइए हर्षु जल्दी से, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे इंदर सिंह। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये थे कुजुल कटफिसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, तो कुजुल कटफिसेस रहे हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल शिवेंद्र सही कहा आपने भी। शिवम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिवानी ओके, जेडहरिया। अगला प्रश्न है भूपेन जी, बताइएगा आना नामक सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था। है ना, 4 आने होते थे ना, उसकी हमने बात करी है। तो आना नामक सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था। तो आना नामक सिक्का बता दीजिए जल्दी से। रुपए में ही तो आना आता है, रुपए का आना बनता है ना, है ना, मतलब वो कम हो जाता है उसमें। तो ये शाहजहां के द्वारा चलवाए गए थे। ठीक है, हाँ भैया ये आपको याद रखना है। ठीक है सपना हिरवार, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बताइएगा श्वेता, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन रहा है। बताइए जल्दी से, पिंटू खान, पिकाजू, रीता, जल्दी आंसर दीजिए। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक रहा है दोस्तों कनिष्क। कौन रहा है, कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है पीयूष, बताइएगा कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी। है ना, राहुल कुमारिया नजर नहीं आ रहे हैं आजकल। चलिए अगला प्रश्न है, कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी, बताइए जल्दी से। वेरी गुड केशव। तो कनिष्क की पहली राजधानी जो थी दोस्तों, ये थी इनकी कहाँ पे, पुरुषपुर थी। कहाँ थी दोस्तों, कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। अच्छे से इसको याद रखना है, प्रश्न कनिष्क के बारे में, कुषाण वंश के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है ना, सोलंकी जी बताइएगा इसका आंसर। ना नीचे दे रखा ऑप्शन, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। तो भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था। भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था दोस्तों। तो याद रखना नीलम, इसका आंसर क्या होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। ठीक है, गुप्त काल, है ना। तो गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण किस का सबसे ज्यादा सॉरी मंदिरों का निर्माण भारत में किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। ये आपको याद रखना है। कालिदास जी भी गुप्त वंश से संबंधित है दोस्तों, और गुप्त वंश की बात कर रहा हूँ ना, गुप्त काल हो जाएगा आपका इसी से। अगला है हमारा, दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ। दशमलव प्रणाली का जो जन्म है ये किस समय हुआ था, किस काल में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ये गुप्त वंश, याद रखना गुप्त काल में हुआ था। दशमलव प्रणाली कब से स्टार्ट हुई, तो गुप्त काल से स्टार्ट हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। तो राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है दोस्तों, ये किस पे आधारित होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है शक संवत पर। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है ये शक संवत पर आधारित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका
इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा लेंगे फास्ट। चरक को किसका जनक माना जाता है? चरक को किसका जनक माना जाता है? तो चरक को किसका जनक मानेंगे दोस्तों? चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, याद रखना डॉक्टर साहब। तो चरक को किसका जनक माना जाता है? तो आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है ना, थोड़ा मोटिवेट रहो यार, है ना, थोड़ा सा हंसी का आइकन बना दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो जल्दी से। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये आपका प्रश्न आता है। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था दोस्तों? सभी आंसर दो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? ये कहा था बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। किसने कहा था? बिसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मिथ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में किस शासक के चित्र को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? किस शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? इस किसी सिक्के पर? अरे वाह, क्या बात है, भारत का नेपोलियन कोई? अरे बहुत बढ़िया। तो ये तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। भारत का नेपोलियन, है ना, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त लगा भी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भी आपका। गुड आफ्टरनून, है ना, जो अभी जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून सभी को। अगला प्रश्न है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला प्रश्न आता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है मित्रों? बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत का बिस्मार्क, कोई बात नहीं शिवम। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो कहा जाता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है काजल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संजना, तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है रिशु, सपना, अभिषेक, शिवानी, जयवीर, सोनम, राधिका, राजनंदिनी, रीता, पीयूष, नीलम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, पिकाजू रानू गोपाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, राम बाबू बताइएगा इसका आंसर। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? सिंपल सा एक प्रश्न है दोस्तों, किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं भैया। किसे कहते हैं? चलिए, तो ईरान का नेपोलियन किसे कहेंगे काजल? ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी को नहीं भूले, किसी को नहीं भूले, परेशान मत होइए, बिल्कुल, है ना। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे मित्रों? बताइए राधिका सोलंकी, क्या आंसर होगा इसका? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की यहाँ बात की गई दोस्तों, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? चलिए बहुत बढ़िया, हरिशरण दोस्तों, समुद्रगुप्त के दरबारी, है ना, समुद्रगुप्त से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान रखना। ठीक है शेखर, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके हरिशरण, यानी कि सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न शिवानी यादव, बताइए प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाइयान किसके शासनकाल में आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में आया था? तो चीनी यात्री जो आया था दोस्तों, है ना, फाइयान, ये किसके शासनकाल में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न हमारा,
विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? बताइए जल्दी से। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था, यह आपका प्रश्न है। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों कुमार गुप्त के द्वारा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ये कुमार गुप्त के समय की गई थी, इनके द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न है भैया हमारा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, बताइए। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों, ये कौन थे? तो गुप्त वंश के अंतिम शासक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं काजल, अगला प्रश्न है आपके लिए, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए संजना, केशव, शिवानी, सोनम, शिवम, सोनी, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था मोहित। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आनंद विश्वकर्मा जी, अगला प्रश्न है, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? नीति का पंडित किसे कहा जाता है? बताइए संजू, जय डहेरिया आंसर दीजिए, संजना, केशव, पिंकू, जल्दी आंसर दीजिए। नीति का पंडित किसे कहा जाता है मेरे मित्रों? तो नीति का पंडित कहते हैं हेनसांग को। किसको कहते हैं? हेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है केशव, हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा, पल्लव वंश के संस्थापक कौन रहे भैया? पल्लव वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, बताइए। पिया, जल्दी आंसर दो। पिकाजू, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पल्लव वंश के जो संस्थापक रहे हैं अभिषेक, ये रहे हैं भैया आपके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं, याद रखना दोस्तों, है ना। इनके कौन संस्थापक रहा, अंतिम कौन रहा, और इनकी राजधानी क्या रही, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण शासक है जिनके बारे में बीच बीच में कभी पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो दंती दुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन रहे? दंती दुर्ग रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अरे वाह चलिए देखेंगे, हुणों ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? हुणों ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो हुणों ने जो आक्रमण किया था ना भारत पे, ये किया था स्कंदगुप्त उस समय शासक था, है ना। ये आपको याद रखना है ना। हुणों ने किस शासक के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के समय किया था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है हमारा, सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया? सिल्क मार्ग को किसने आरंभ करवाया, बताइए जल्दी से। तो सिल्क मार्ग को जो आरंभ करवाया था दोस्तों, ये करवाया था कनिष्क के द्वारा। सिल्क मार्ग को किसने प्रारंभ करवाया, आरंभ करवाया? ये कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हाँ,
आगे प्रश्न आता है हमारा इसके बाद में कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन रहे दोस्तों। गुप्त वंश के संस्थापक कौन रहे हैं। तो गुप्त वंश की जो संस्थापक रहे ना दोस्तों, वो रहे हमारे कौन, श्रीगुप्त, है ना। बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल शिवानी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्त बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है जय डहरिया। अगला प्रश्न है भैया हमारा इसके बाद में कि बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट जो कवि थे दोस्तों, ये हर्षवर्धन के शासन में थे, है ना, इनके अंडर में थे। तो याद रखना, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। हाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रश्न है हमारा, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का जो आइंस्टीन है, ये कहते हैं किसको है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, हाँ, तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है दोस्तों। आगे प्रश्न है हमारा इसके बाद में, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। आगे प्रश्न है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया, बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। चलिए, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों। तो ये पारित हुआ था 1856 में, है ना। 1857 में क्रांति हुई थी, जस्ट एक साल पहले ही आपको याद रखना है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, ये 1856 में हुआ। डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन बना था। वेरी गुड रिंकी अहिरवार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रीता। ऑप्शन नंबर इस दोस्तों इसका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, आराम शाह, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, आराम शाह हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन था। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन। तो गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला पहला गैर राज्य था कौन बना दोस्तों, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ये था दोस्तों आपका केरल राज्य, है ना। पहले भी हमने पढ़े हैं, क्वेश्चन देखो रिपीट भी होते हैं ये, उसी से आपने को चीज़ें याद होती है। और आपके जो नोट्स हैं उनको बार बार आप पढ़िए थोड़ा सा, है ना। हाँ, क्योंकि उसी से आपका रीज़न होगा और कम से कम आपके गलत होंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई दोस्तों। तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है, ये की गई थी दोस्तों 1953 में। कब की गई थी, 1953 में। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, ये आपको याद रखना है ना आनंद। चलिए, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। अगला प्रश्न है सोनम, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है। तो राष्ट्रपति के वेतन में जो संशोधन करने का है दोस्तों, ये कौन कर सकते हैं, तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है दोस्तों, ये संसद करता है, ये संसद करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। नागार्जुन कौन थे दोस्तों, बताइए जल्दी से। नागार्जुन कौन थे दोस्तों। तो नागार्जुन जो थे मेरे मित्रों, ये थे कौन, तो
तो ये थे दोस्तों आपके बौद्ध दार्शनिक, यानी कि आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सॉरी नहीं, हाँ बौद्ध दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया शिवेंद्र राजपूत, वेरी गुड दोस्त, वेरी गुड सपना। अगला प्रश्न है हमारा, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? बताइए जल्दी से, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ठोस की जो शुद्धता है ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ठोस की शुद्धता दोस्तों गलनांक बिंदु से प्राप्त की जाती है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु से प्राप्त की जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न है भैया हमारा। हाँ, इसके बाद बस दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्लास आपकी एक ही रहेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा गड़बड़ है तबीयत, तो मैं एक ही वीडियो आपको प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ दोस्तों इसको, है ना, तो अपना रिवीजन जो है उसको कंटिन्यू रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाएं दोस्तों। अगर बंद कर दिए तो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, और उस पर रिसर्च कीजिए कहाँ कमी है ना। एक वीडियो मेरा आ जाएगा, मेरे जैसे मैं ठीक होता हूँ, आपके ऊपर ही कभी का, है ना। चलिए फिर करेंगे बात, बिल्कुल धन्यवाद आपको, है ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों।